Welcome to Global Education. Social Studies, Class 8th, Chapter 2nd, British Rule in India, 1757 AD to 1857 AD, गुजरात स्टेट बोर्ड और स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पे अगर हम जाते हैं चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, वो सब तो आपको पता ही है, हमने पहले कवर कर ही लिया हुआ है। तो अब जो हम पीरियड डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, प्रेजेंट चैप्टर में, वो है 1757 से लेके 1857 एडी का। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है 1757 एडी में। सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। उसके बाद में मीर जाफ़र को हटा दिया जाता है। मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। ब्रिटिश जो है उसको भी रेजिस्ट करते हैं। टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड जाते हैं बंगाल में। फिर लड़ाई होती है मीर कासिम से। ब्रिटिश जो है लड़ाई जीत जाते हैं बक्सर की, जहाँ पे वो 3 राजाओं को हरा देते हैं, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड। ये तीनों को हरा देते हैं। और वो कैसे हराते हैं वो आपको पता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हारते हैं ये तीनों के तीनों। अब हम आते हैं आगे। ट्रीटी साइन करी जाती है जी। ट्रीटी कौन साइन करता है? क्लाइव। क्लाइव ने नवाब ऑफ अवध से ट्रीटी साइन करी और मुग़ल एम्परर से साइन करी। नवाब ऑफ अवध को 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने पड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए हर साल पे करे मुग़ल एम्परर को। तो अब बदले में कुछ तो मिलेगा ना। नवाब ऑफ अवध तो हार गया, तो उससे 50 लाख रुपए ले लिए और जो मुग़ल एम्परर था उसको 26 लाख रुपए सालाना दे रहे थे, देने के लिए तय किया गया। रिटर्न में कुछ तो मिलेगा ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ तो होएगा। तो दीवानी पावर मिल रही थी ब्रिटिशर्स को, सिविल पावर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये उनको मिल रहा था 26 लाख सालाना में। अगस्त 12, 1765 एडी, दीवानी सिविल पावर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है मुग़ल एम्परर द्वारा। ब्रिटिशर्स ने यहाँ से अपना पॉलिटिकल पावर इंडिया में गेन करना चालू कर दिया। अब हम आते हैं 1765 एडी। अब बंगाल जो था वो इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट हब हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल पावर्स ले ली बंगाल में। कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स जो थे उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को सारी की सारी जानकारी जुटाने के लिए बोल दिया गया बंगाल में, और उन्होंने सारी की सारी जानकारी जुटा के दी। और क्या हुआ उसका नतीजा कि सारा का सारा जो खेती बाड़ी थी, फार्म जो था बंगाल का, वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ जाता है। कैसे? तो 1772 एडी में कंपनी जो है कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम लाया गया बंगाल में, जिसका नाम दिया गया फार्मिंग सिस्टम। 1772 एडी में नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में। इसका मकसद क्या था, एम क्या था? इंक्रीज़ करना था कंपनी का रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट मेड करे गए रेवेन्यू के लिए कि रेवेन्यू कोई और कलेक्ट करके कंपनी को देगा। जो रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देगा उसको इजारेदार बोला गया। तो इजारेदार जो था वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा कंपनी के लिए और कंपनी को देगा। जो अब इसमें भी बोली लगी, जिस तरह से आप देखते हो ना कि आईपीएल में बोली लगती है प्लेयर के लिए, बिडिंग होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हाईएस्ट बिल्डर को वो एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। वो उस एरिया का इजारेदार बन जाएगा। तो वो अकेला ही उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स के पास जाके जमा कराएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें इजारेदार जो है
जो बिड करने वाले, बोली लगाने वाले लोग जो हैं, उसको फार्मर, किसान कहा गया। और इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं फार्मिंग सिस्टम। अब क्योंकि इजारेदार जो बिडिंग करता है उसको किसान, फार्मर कहा गया, तो हम आगे कई जगह पे फार्मर को फार्मर ना कह के कुछ और कहेंगे। हम क्या कहेंगे हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो इजारेदार का एम जो था वो था कि वो कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, चाहे वो लोगों को मसल के, उनको एक्सप्लॉयट करके फेजेंट्स को अनबियरेबल कंडीशंस में ले आए, जहाँ से वो कुछ नहीं कर सके, उसको रेवेन्यू देना ही देना है। लगान, रेवेन्यू मतलब लगान, कर, वो देना ही देना है। सो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। कॉर्नवालिस जो था उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया इंडिया का, कुछ चेंजेस लेके आओ भैया। तो अब आया परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 एडी में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल इंडिया का बनाया गया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। जो लैंडलॉर्ड था उसको राइट दे दिया गया लैंड के लिए और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। उसको बना दिया गया एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एजेंट। तो लैंडलॉर्ड जो है वो डिपॉजिट करेगा, वो जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसका 9/10 रेवेन्यू गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। 1/10 रेवेन्यू जो है वो उसकी मेहनताना रेम्यूनरेशन। तो फार्मर्स का, फेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया। हम क्यों फेजेंट्स बोल रहे हैं, फार्मर्स नहीं बोल रहे, क्योंकि पिछले वाले में जो था फार्मिंग सिस्टम में, वहाँ पे इजारेदार को फार्मर कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में। इसके लिए हम यहाँ पे जो किसान है, असली किसान जो है, उसको फेजेंट कह रहे हैं, फार्मर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो फार्मर को फिक्स्ड रेवेन्यू लैंडलॉर्ड को देना है और लैंडलॉर्ड वो रेवेन्यू कलेक्ट करके वो अंग्रेज़ों को देंगे 9/10 पार्ट्स, और 1/10 पार्ट अपना खर्चे पानी के लिए रख लेंगे, यानी कि उनकी रेम्यूनरेशन। तो यहाँ से जो फेजेंट्स थे, फार्मर्स, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। बंगाल जो एक ज़माने में अन्न भंडार था, ग्रैनरी थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, अब वो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम होने लगा। अन्न के लिए वो गरीब हो गया, उसको मतलब अन्न नहीं उग रहा था वहाँ पे। लैंड कॉन्फेस्टिकेट करी जा रही थी, लैंड छीनी जा रही थी फार्मर से। जो फार्मर फेजेंट जो है वो रेवेन्यू नहीं दे पाता था, तो उसका लैंडलॉर्ड उसका ज़मीन छीन लेता था। और लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने ज़मीन खरीदना भी शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई फेजेंट का कुछ भी करो, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो लगान चाहिए, कर चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। बहुत सारे रिवोल्ट किए फेजेंट्स ने बंगाल में, फार्मर्स ने, फेजेंट्स ने बंगाल में, लेकिन कुछ नहीं। फिर आता है रेओटवाड़ी सिस्टम 1820 एडी में। थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास थे। रेओटवाड़ी सिस्टम उन्होंने मुंबई और मद्रास में इंट्रोड्यूस करा। टिलर ऑफ लैंड, जो खेत को जोता है, जो खेत में हल चलाता है, उसमें बोता है, सीड्स बोता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी वो फसल काटता है, वो टिलर, वो जो किसान है वो ओनर ऑफ लैंड हो जाएगा, उसके नाम पे ज़मीन हो जाएगी। ये वो लेके आए। और जो फार्मर है उसको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, जिस तरीके का गवर्नमेंट ऑर्डर देती है उस तरीके का रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को कोई बेनिफिट नहीं। तो असली लैंड ओनर जाओ भाड़ में, जो वहाँ पे किसानी कर रहा है उसी का लैंड। तो अब इन्होंने दे दिया एक्सेसिव हाई लैंड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लैंड रेवेन्यू लगा दिया।
और गवर्नमेंट के पास में जो लगान लैंड रेवेन्यू रेट था उसको बढ़ाने घटाने का पूरा कंट्रोल था। चाहे चाहे वहाँ पे तब क्रॉप उगे या ना उगे, वहाँ पे फसल उगे या ना उगे, डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, बरसात ना हो, कुछ भी हो, वो लैंड रेवेन्यू देना है, लगान देना है किसी भी हालत में। तो फिर अब हम आते हैं महालवारी सिस्टम 1822। अब यहाँ पे देखिए 1820 और 1822 कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 साल का फ़र्क है महालवारी सिस्टम और रेवटवारी सिस्टम में। अब 1822 में होल्ट मैकेंजी ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने महालवारी सिस्टम लेके आए। लेकिन महालवारी सिस्टम और पिछला सिस्टम में फ़र्क जो था वो ये था कि एक मद्रास और बॉम्बे में था और दूसरा NWFP सेंट्रल इंडिया में था। अब आप कहोगे कि NWFP क्या होता है? NWFP होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल पाकिस्तान के हिस्से में आ गया हुआ है। पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा, उसको कहते थे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आता था और फ्रंटियर यानी कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता हुआ, तो इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। महल विलेज या एक विलेजेस का ग्रुप, उसको महल कह दिया। तो एक गांव या गांवों का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको महल कह दिया। उसको एक लैंड रेवेन्यू में एक यूनिट कह दिया महल। अब ये लैंड रेवेन्यू जो है, विलेज का मुखिया जो है, हेडमैन, विलेज का जो प्रमुख आदमी है, वो कलेक्ट करके सरकार को देगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने विलेज के, गांव के मुखिया, हेडमैन को दे दी। अब यूनिट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एक फार्मर के ऊपर नहीं था, पूरे गांव का या पूरे महल का लैंड रेवेन्यू कितना होएगा वो उन्होंने निर्धारित कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को तो तभी से, जब उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की ये रेवेन्यू की वो मिली थी, तभी से उन्होंने अपने ऑफिसर्स को लगा दिया था इस काम पे कि क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उन्होंने पूरे महल का या पूरे गांव का उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतना इतना रेवेन्यू हमको आ जाना चाहिए। अब चाहे तुम एक फार्मर से कलेक्ट करो, चाहे 1000 फार्मर से कलेक्ट करो, वो तुम्हारे ही ऊपर है। चाहे वहाँ पे बरसात हो या नहीं हो, वहाँ पे फार्म पे कुछ उगे या नहीं उगे, वो सब तुम जानो, रेवेन्यू हमको चाहिए है। तो इसके लिए सर्वे ऑफ विलेज करा गया। इनकम फ्रॉम फार्म या फार्म प्रोडक्ट्स का सर्वे करके, उसका क्या उगता है क्या नहीं उगता, उसके अनुसार सर्वे करके लटका दिया उनको कि इतना रेवेन्यू दे दो। और ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, उसकी स्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंडियन विलेजेस सब टूट गए, क्योंकि ये नया सिस्टम आ गया था। अब कुछ हो या नहीं हो, रेवेन्यू चाहिए सिर्फ। अब एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी तब? कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो सिविल पावर तो बंगाल का मिल गया उनको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमको जो इंग्लैंड में या यूरोप में जो आइटम्स हाई डिमांड में है वो हमको चाहिए इंडिया से, और हम ही लेके जाएंगे उसको इंग्लैंड और या यूरोप, और वहाँ पे हम ही बेचेंगे, हम ही कमाएंगे और कोई नहीं कमा सकता इसमें से। तो पूरा कंट्रोल उन्होंने अपना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ की उनके पास दीवानी पावर थी, उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और ये प्रॉस्परस रीजन था, बहुत अच्छा रीजन था इन सब कामों के लिए। बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी यहाँ पे, ग्रैनरी थी, अन्न भंडार था ये, और कैश क्रॉप्स भी बहुत अच्छे उगते थे इस एरिया में। तो ये पूरे एरिया को उन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर लिया। अब क्या चाहिए था उनको? मोनोपोली चाहिए था। इंडिया का जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको
उसमें से इसेंशियल आइटम्स जो है वो सारा उठा के इंडिया से यूरोप में या इंग्लैंड में ले जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे अपने मनमाने दाम पे बेचेंगे, क्योंकि अब इंडिया से और कोई लेके नहीं जा सकता माल सिवाय इंग्लैंड वालों के। तो ये इंग्लैंड की पूरी मोनोपोली हो जाएगी वहाँ पर। अब कमर्शलाइज करा गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंडिया में, रॉ सिल्क, इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, इस तरह की चीज़ों को जो है कमर्शलाइज कर दिया गया। सिचुएशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें हम पहली चीज़ आते हैं, मतलब अभी तो हमने आपको जनरल नाम बता दिए थे, अब इसमें से पहली चीज़ पे आते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। रॉ सिल्क। रॉ सिल्क जो है वो स्पेन और इटली से आता था पहले इंग्लैंड के पास में, तो उनके ऊपर से डिपेंडेंस ख़त्म कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल ले लिया, जितने भी एरिया में रॉ सिल्क बनता था उन सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेके फार्मर को निचोड़ के उसको पूरा अच्छे से दरिद्र बना के उसको अच्छे से निचोड़ के सारा रॉ सिल्क का एक्सपोर्ट अपने हाथ में ले लिया। स्पेन इटली से भी छुटकारा हो गया उनका। फिर आता है इंडिगो। इंडिगो होता है नील, जिससे आपकी वाइट शर्ट के ऊपर हरा मतलब ब्लू रंग, नीला रंग चढ़ाया जाता है, वो नील इंडिगो। इंडिया की इंडिगो का जो था वो ज़्यादा शाइन देता था, ज़्यादा ब्राइट कलर देता था कपड़ों के ऊपर में, और ऐसा ब्राइटनेस जो है दूसरी जगह के इंडिगो से नहीं आता था, दूसरी कंट्री के इंडिगो से नहीं आता था। ये प्लांट्स उनके अनुसार ये ऐसा था कि जो गर्म रीजन में प्लांट्स उगते थे इंडिगो के, उसकी वजह से था। और इसी वजह से क्योंकि इंडिया के इंडिगो से ज़्यादा चमक आती थी कपड़ों में, तो वो ज़्यादा डिमांड में था। 1790 तक यूरोप में इंडिगो जो था वो कैरेबियन आइलैंड्स, जो आजकल वेस्ट इंडीज़ कहलाते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, वहाँ से मंगाया जाता था। वहाँ पे प्रोडक्शन कम होती जा रही थी और इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसमें चमक ज़्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपने यूरोपियंस को ये इंडिगो वाले एरिया में सेटल कराना चालू कर दिया और प्रोडक्शन इंडिगो का बढ़वाते गए उनके थ्रू। उनको लगा दिया भैया काम पे कि तुम इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ा दो, नील का प्रोडक्शन बढ़ा दो। इंडिगो जो था इंडिया में दो तरीके से उगाया जाता था। एक सिस्टम था निज और दूसरा सिस्टम था रियायती। निज सिस्टम क्या होता है? निज सिस्टम में जो प्रोड्यूसर था, जो फार्मर था, वो अपने खेत में अपने बैल से, अपने हल से, अपने कुदाल से, अपने इम्प्लीमेंट से, अपने पैसे से, अपने सीड से वो ये नील उगाता था, उसको कल्टीवेट करता था, उसको क्रॉप करता था, उसकी हार्वेस्ट करता था और उसको फैक्ट्रियों में बेचता था रॉ मटेरियल की तरह। तो सब कुछ वो अपने आप करता था। उसको मन करा नील उगाया, नहीं मन करा नहीं उगाया। तो सारी चीज़ में उसका खुद का पैसा, उसकी खुद की इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो भी वहाँ पे मशीन लगनी है, खेत और हल, बैल, वो सब उसके, और इस तरीके से वो उगाता था और बेचता था अपने फैक्ट्रीज़ में। इसको कहते थे निज सिस्टम। दूसरा था रियायती सिस्टम। रियायती सिस्टम में फार्मर को लोन लेना पड़ता था। भैया फार्मर गरीब है, वो अपने पास, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी भी देखभाल कर सके 5-6 महीने, जब तक क्रॉप बड़ा होके बेच नहीं सकता, और ना ही उसके पास इतने पैसे कि वो सीड बोए और बाकी देखभाल करे क्रॉप की, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और फैक्ट्री में बिकता नहीं है, पैसे नहीं आ जाते। तो फार्मर जाके भैया लोन ले ले मैन्युफैक्चरर से, इंडिगो उगाए अपने लैंड पर, वो लोन तो दे दिया उसने। अब क्रॉप जब रेडी हो गया तो वो मैन्युफैक्चरर जिससे लोन लिया उसी को बेचना है, उसके लिए भी प्राइस फिक्स्ड है, कोई हेर फेर नहीं, कोई उससे ऊपर नहीं देना उसने प्राइस, उससे नीचे ज़रूर दे देगा लेकिन उससे ऊपर का प्राइस नहीं देगा वो। ये ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ और
प्रोड्यूसर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर थे इंडिगो के, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल था, फार्मर के लिए तो घाटे का सौदा था। फिक्स्ड लो रेट फिक्स करे गए मैन्युफैक्चर फिक्स लो प्राइसेस पे खरीदते थे और फार्मर्स को फोर्स कर देते थे कि तुम इंडिगो ही उगाओगे, दूसरा कुछ नहीं उगाओगे, तुम मेरे से लोन ले रहे हो तो तुम यही उगाओगे और ये तुम मिला के मेरे को दोगे। अगर फार्मर मना कर दे तो उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, उसके क्रॉप्स जला दिए जाते थे या डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे और उसके ऊपर जेल वेल भी कर देते थे, प्रोसिक्यूशन भी कर देते थे और भी टाइप के फाइन्स लगा देते थे। कंपनी के एसोसिएट जो थे वो ये सारी गड़बड़ घोटाला करते थे। ये क्यों करते थे? फार्मर के मन में फियर, डर पैदा करने के लिए, और प्रोड्यूसर्स का दबदबा, प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स जो लोन देते थे उनका दबदबा फार्मर्स के ऊपर बरकरार रखने के लिए ये सब करा जाता था। जो अकाउंट रखे जाते थे कि तुमको इस दिन इतना पैसा दिया, वो सब नकली होते थे और सबको पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। दबदबा जो क्रिएट करना था, फार्मर्स को दबाना जो था, और जो क्रॉप इंग्लैंड को बेनिफिट दे वही फार्मर्स से उगवाया जाता था, उसको वही क्रॉप फोर्स किया जाता था कि तुम यही क्रॉप उगाओगे और कोई फसल नहीं उगाओगे। जो कंपनी के जो रूलर्स थे वो कंपनी के ब्यूरोक्रेट्स और मैन्युफैक्चरर्स ये एक पार्टी से बन गए कि भैया हम सब मिलजुल के ये फार्मर्स को ऑप्रेस करेंगे, हम कमाएंगे, ये फार्मर तो गए भाड़ में और रेवेन्यू भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, इनको लोन दे देंगे, लो प्राइस पे इनसे लेंगे, कमाएंगे सिर्फ हम, ये गए भाड़ में। 1859 और 60 एडी में बहुत सारे इंडिगो राइट्स हुए पूरे एरिया में। अब हम आते हैं अगला क्रॉप, कॉटन का। इंडिगो जो था एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप था, उसी तरह से कॉटन भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप था। इंडिगो ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता था, कॉटन वेस्टर्न इंडिया में उगाया जाता था। तो कैश क्रॉप जो होता है वो, आप पूछोगे क्या होता है, तो कमर्शियल क्रॉप, जिससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो थोड़े टाइम में उग जाए और ज़्यादा पैसे कमाई करके दे, उसको कैश क्रॉप कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर्ड मर्चेंट्स को कंट्रोल में किया और कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडिया के जो रीजन थे, चाइना के और इंडिया के, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया 1780 में। और फार्मर्स को फोर्स किया कि वो मार्केट प्राइस जो है, मार्केट में 100 रुपये की कॉटन बिक रही है तो वो 80 रुपये में बेचेगा कॉटन और अपने फेवर्ड मर्चेंट्स को बेचेगा। जो किसान था उसके तो ढैया ढह गई, वो तो रुइन हो गया, बर्बाद हो गया, उसको फेयर प्राइस भी नहीं मिला अपना जो उसने उगाया था उसके लिए। इसके अलावा और भी कैश क्रॉप्स थे, जैसे शुगर केन, चाय, ओपियम, पेपर यानी काली मिर्च, कॉन्डिमेंट्स, इस तरह से अदर कैश क्रॉप्स भी थे। और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भरपूर मिसयूज़ किया ब्रिटिशर्स ने। कैश क्रॉप्स सस्ते दामों पे, लोअर प्राइसेस पे खरीदे और एक्सपोर्ट करे इंग्लैंड और यूरोप में, और हायर प्राइसेस पे बेचे, क्योंकि उनकी मोनोपोली थी ना ब्रिटिशर्स की। एडवांस क्रेडिट दे दिया जाता था, लोन दे दिया जाता था कि जो हम चाहेंगे वही तुम उगाओगे। फार्मर जो थे अब कर्जदार, लोन से दबे हुए कर्जदार बन गए, डेटर्स, और उनको क्रॉप्स जो अपने थे वो कम प्राइस पे बेचने पड़ते थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि फार्मर गरीब से और गरीब, उनकी कंडीशन बद से बदतर, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट होती गई। फार्मर का लैंड जो था, ज़मीन जो थी, वो भी छिन गई। वो अपने ही लैंड पे फार्म लेबरर्स बन गए, मज़दूर बन गए, और ट्रेडर्स जो थे वो हेवी प्रॉफिट कमाते गए, ब्रिटिशर्स भी हेवी प्रॉफिट कमाते गए। तो अब आते हैं कंडीशन ऑफ ट्राइब्स। ये सब जब हो रहा था तो
ट्राइब्स को कैसे छोड़ेंगे? ट्राइब्स का मतलब आदिवासी लोग। तो ब्रिटिश पॉलिसी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, मॉनेटरी एक्सप्लॉयटेशन, फिजेंट्स, हम यहाँ पे फिजेंट्स यूज़ कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसान यानी फार्मर हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो फार्मिंग सिस्टम के अंदर इजारेदार को किसान रेफ़र करा गया, यानी कि फार्मर रेफ़र किया गया था। इसके लिए यहाँ पे हम फिजेंट्स बोल रहे हैं उसको। तो फिजेंट्स जो थे वो ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत सारे एरियाज़ में होते रहे इंडिया में। और 19th सेंचुरी में जो ट्राइब्स इंडिया में प्रमुख तौर से जानी जाती थी, आदिवासी लोग जो जाने जाते थे, वो थे खोंड, संथाल, मुंडा, कोयास, कोल्स, गॉन्ड्स, भील, इस तरह के। अब ये जो है ये अलग अलग ट्राइबल्स थे, सारे अलग अलग एरियाज़ में थे, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें थी इसमें। ये ट्राइबल्स दरअसल 3 तरह के काम करते थे। एक तो था फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दूसरा था एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा था फार्मर। तो अगर ये 3 तरह के ट्राइबल्स थे, तो उस तरीके से अगर हम इन ट्राइबल्स को देखें तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर अगर हम सबसे पहले आए तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स में संथाल्स थे। संथाल जो थे हज़ारीबाग एरिया में, छोटा नागपुर में, झारखंड में, ये इनके ट्राइब का मेन गढ़ था। ये सिल्क वर्म का काम करते थे, तो सिल्क बनाते थे, और ट्रेडर्स जो थे इनसे रॉ सिल्क खरीदते थे और फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते थे, यूरोप में या इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे। स्पेन और इटली से जो पहले आता था वो यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब दूसरा ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया नहीं, ट्राइब, वो थे मुंडास। मुंडास जो थे वो भी छोटा नागपुर एरिया में थे। अब हज़ारीबाग भी छोटा नागपुर में आता है, और छोटा नागपुर में ये मुंडास भी थे। तो मुंडास जो थे छोटा नागपुर एरिया झारखंड में, ये अब हंटिंग गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे, जानवरों को मारते थे और फॉरेस्ट में से हंटिंग और गैदरिंग करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो फॉरेस्ट में उगता है वो चीज़। अब आते, जड़ी बूटी भी उगती है, हनी बी भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है फॉरेस्ट में, फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम खोंड। खोंड जो थे, ये अभी हम सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रह के फॉरेस्ट से कमाई करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, अपना कमाई करते थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। खोंड जो थे वो सेंट्रल इंडिया में थे, और इनका काम भी हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, यानी कि जानवरों को मारते थे और साथ में फॉरेस्ट का प्रोड्यूस को, जो फॉरेस्ट में उगता है, वो चीज़ ला के बेचते थे। सेकेंड टाइप का काम जो करती थी ट्राइब्स, होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो ट्राइब्स काम करती थी वो थे वन गुज्जर। वन यानी फॉरेस्ट गुज्जर, ये पंजाब में देखे जाते थे। ये गाय और भैंस चराते थे, गाय भैंस पाल के उनको चराते थे, इसके लिए यह एनिमल हस्बेंड्री में आए। फिर है लंबाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में आते थे, ये भी काऊ और बफेलो चलाते थे, गाय भैंस। फिर आते हैं गड्डीज़ थे कुल्लू, हिमाचल, कश्मीर, ये सब में। ये भी एनिमल्स पालते थे, लेकिन यहाँ पे एनिमल जो थी ये बकरी और भेड़ बकरी पालते थे, शीप एंड गोट। फिर अब हम तीसरी तरह का जो ऑक्यूपेशन था ट्राइब्स का, फार्मर्स जो थे वो थे नॉर्थ ईस्ट की हिली रीजन के ट्राइब्स और सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स, ये करते थे फार्मिंग। तो 3 तरह के ऑक्यूपेशन अलग अलग ट्राइब्स के थे। अब हम आते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्राइब्स। ट्राइबल्स जो थे फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री।
वो अपना फूड फॉरेस्ट से उठाते थे, फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हंटिंग करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे, उसको लाते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे और फार्मिंग भी करते थे। इसमें से सीजनल माइग्रेशन करते थे ये लोग अपने जानवरों के साथ में, शीप, गोट, काऊ, बफेलो को लेके उड़ीसा चले जाते थे। ये कौन करते थे? खॉन्ड कम्युनिटी। ये ग्रुप में हंट करते थे, ग्रुप में फ्रूट्स और ये सब जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं, रूट्स जंगल में से लेके आते थे, किसी की मेडिसिनल वैल्यू होती थी, कुछ हर्ब्स होते थे, सारी चीज़ फॉरेस्ट से उठा के लाते थे। उनको इक्वली डिवाइड करते थे पूरे ट्राइब्स में, पूरे ट्राइब भर में, पूरे अपनी कॉम में इक्वली डिवाइड करते थे और फिर जाके लोकल मार्केट में इनको बेच के आते थे। ऐसे ही कुसुम और पलाश के फूल जो थे ये भी कलेक्ट करते थे और इनको बेचते थे। जो कपड़ा या लेदर का काम करते हैं, उनको डाई करते हैं, उनके ऊपर रंग चढ़ाते हैं कपड़े या लेदर के ऊपर, उनको बेचते थे। उन आर्टिस्ट को, आर्टिजन्स को बेच के उनसे ये पैसा लेते थे। अब दूसरा सिस्टम था फार्मर्स का। फार्मर्स जो थे दो तरह का एग्रीकल्चर करते थे, एक तो था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा था सस्टेनेबल फार्मिंग। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? भाई आप घर एक जगह से दूसरी जगह किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो, या एक जगह से दूसरी जगह वो रहने के लिए चला जाता है तो शिफ्ट करता है ना। तो क्या अपना फार्म लेके शिफ्ट करोगे आप, खेती बाड़ी, चलो बाकी का सामान तो आपने लेके शिफ्ट कर लिया, कुदाल, ट्रैक्टर, ऐसे वैसे हल, गाय भैंस लेके शिफ्ट कर लिया, लेकिन क्या आप फार्म भी उठा के शिफ्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। जो फॉरेस्ट का लैंड होता है, फॉरेस्ट में आपको पता है कि बहुत घना जंगल होता है, जो पेड़ इतने पास पास सूख जाते हैं कि ऊपर से धूप जो है नीचे तक, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, ये इतना डेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा घास, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेड़ नीचे शेड में उग जाते हैं। तो अब इनको जो ऊपर के ट्रीज थे उनको काट दिया जाता था, ट्री कटिंग कर दी जाती थी, फिर उसके बाद में घास जो है ना उसको भी काट दिया जाता था। अब जो है ना सनलाइट ऊपर से नीचे तक ज़मीन तक पहुंच सकती थी, नहीं तो इतना अंधेरा होता था फॉरेस्ट में कि सनलाइट, इतना घना पेड़ पौधे ये सब होते थे कि ऊपर से सनलाइट नीचे ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अब ये जो ट्रीज़ और छोटे प्लांट्स ये सब को काट दिया जाता था, इसको फिर जलाते थे, घास भी हटा दी और फिर इनको ट्रीज़ और ग्रास को बर्न करके जो उसकी राख, एशेस जो निकले, उसको ज़मीन पे चारों तरफ फैला दिया जाता था। और ये जो ऐश, राख जो फैला दी जाती थी ना, इससे पोटैश होता था इसके अंदर, पोटेशियम, पोटैश। तो पोटैश जो था वो मिनरल का काम करता था और लैंड को फर्टाइल बना देता था। इसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे। और जब क्रॉप उग गया तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह जाके फिर से फॉरेस्ट को बर्न करा, पेड़ काटे, उनको जलाया और फिर वहाँ पे भी फार्मिंग करी, सेम प्रोसेस। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दूसरा था सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग जो थे ना, संथाल, गौंड, मुंडास, छोटा नागपुर रीजन में, इनको राइट दे दिया गया कि ये लैंड तुम्हारा है। तो इन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग शुरू करी अपने एरियाज़ में, छोटा नागपुर एरिया में, मतलब जहाँ पे ये रहते थे। एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्राइब्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ट्राइब्स जो थे, जो आदिवासी कौमें थी, इनके जो प्रोग्रेस हो रही थी, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे, तो उनको डर लग रहा था, ट्राइब से डर लग रहा था। सोचो यार, इतनी बड़ी ब्रिटिश एम्पायर और ट्राइबल से डर रहे हैं। तो उन्होंने ट्राइबल चीफ की अथॉरिटी, सबसे पहले तो जो मुखिया था ना ट्राइब का, उसकी अथॉरिटी को पकड़ लिया, उसकी अथॉरिटी ख़त्म कर दी, कम कर दी, ख़त्म कर दी।
ट्राइबल चीफ जो है वो अब ब्रिटिश रूल की मतलब कंपनी के रूल का पालन करेगा और ब्रिटिश कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके ऑफिसर्स को गिफ्ट भी देगा। ठीक है, तो अब उन ट्राइबल्स का जो फ्रीडम था, स्वतंत्रता थी, वो छीन ली गई और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ट्राइबल्स एक जगह पे रहें, वो लैंड पे फार्मिंग करें और ब्रिटिशर्स को पैसे कमा के दें जो वो एक्सपोर्ट कर सके, जो फार्मिंग प्रोड्यूस वगैरह जो एक्सपोर्ट कर सके वो सब करे, कैश क्रॉप्स जो ब्रिटिशर्स चाहें वो करे। तो इनके लिए नया लॉ इंट्रोड्यूस किया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए और इनको मिलजुल के सारी ट्राइबल्स ने इस नए लॉ का ऑपोजिशन किया। अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर आदमी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है बहुत बड़ा नाम है, जो आज जो पहले बिहार था यानी कि आज के दिन उसका पार्ट जो है झारखंड में चला गया, तो वहाँ पे बिरसा मुंडा रहता था। बहुत बड़ा नाम है ट्राइबल्स में। इसका अगर बायोडाटा देखें हम तो डेट ऑफ बर्थ जो है नवंबर 15, 1875। इसके फादर का नाम था सुगाना मुंडा और मदर का नाम था करनी मुंडा मुंडाइना। ठीक है, इसका बचपन बीता भेड़ बकरी चलाने में, फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाने में और उस ज़माने के जो भी थे कुश्ती ऐसे वैसे जो भी खेल थे उस ज़माने के उस वो खेलने में। ये गरीब आदमी था, इधर से उधर इसके पेरेंट्स माइग्रेट करते थे, साथ में इसको भी जाना पड़ता था। एजुकेशन हुई भाई, माइग्रेट करते थे तो भी एजुकेशन हुई लोकल मिशनरी स्कूल्स में। और ये जनेऊ भी पहनता था और इससे सुना था कि कैसे स्ट्रगल किया था आदिवासियों ने, मुंडा आदिवासियों ने डीकूज के अगेंस्ट में अपने बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से सुना था। और डीकू कौन होते? डीकू थे आउटसाइडर्स, अंग्रेज़ यानी कि ब्रिटिशर्स या कोई भी यूरोपियंस, डीकूज बाहर वाले आउटसाइडर्स। ये सब कहानियाँ इसने बचपन में सुनी हुई थी। इसने काम किया वैष्णव प्रीचर्स के साथ में, यंग एज से काम किया और काम क्या किया, ट्राइबल्स को का स्तर ऊंचा उठाने का, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का काम किया। अब हम आते हैं उल गुलान मूवमेंट, बिरसा मुंडा के साथ उसका क्या लिंक है। उल गुलान मूवमेंट एंड बिरसा मुंडा। तो मनी लेंडर्स तो प्रो ब्रिटिश थे ही, जागीरदार, लैंडलॉर्ड कुछ भी कह लो, ये सब तो प्रो ब्रिटिश थे ही। और ये ट्राइबल्स का भरपूर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट करते थे, उनको दबा के रखते थे। तो कंपनी ने सब कुछ ले लिया, ट्रेडिशनल राइट्स, और उनको फोर्स्ड लेबरर्स बना दिया। फोर्स्ड लेबरर्स यानी कि दलित, क्या कहते हैं, स्लेव्स, उस तरह का से बना के रख लिया, बंधुआ मजदूर। मुंडाज ने कहा कि छोटा नागपुर एरिया हमारा है, हम इसके मालिक हैं। और ये चीज़ कही गई बिरसा मुंडा के द्वारा भी। 1865 एडी में उलगुलन मूवमेंट शुरू हुआ। मास मूवमेंट था, बहुत बड़ा मूवमेंट था। और ये ऐसा छोटा मोटा मास मूवमेंट नहीं था, 400 स्क्वायर मील का एरिया। भाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है 1 माइल। अब 400 स्क्वायर माइल्स का एरिया छोटा नागपुर में, जो आज के दिन में साउथ बिहार और आज के दिन में झारखंड में आ जाता है, छोटा नागपुर का एरिया, वो वाला पूरा एरिया इसने कवर कर लिया और वहाँ पे ही इसका मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया।
मुंडाज ने कहा कि छोटा नागपुर उनका है, कंपनी ने हमारे से जबरन छीन के ले लिया था और हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी छीन लिए और हमको बंधुआ मजदूर स्लेव्स बना के रखा हुआ है, स्लेव लेबर की तरह बना के रखा हुआ है। बिरसा मुंडा ने अपने ट्राइबल्स को, अपने जो उसके कबीले के लोग थे उनको कहा कि अल्कोहल पीना, दारू पीना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, अपने घर को साफ सुंदर स्वच्छ रखो, क्लीन विलेज रखो, घर को भी और विलेज को भी, गांव को भी। जो झाड़ फूक यानी कि विच क्राफ्ट, ये सब में बिलीव करना छोड़ दो, भूत प्रेत ये सब में बिलीव करना छोड़ दो। और उनको कहा कि जैसे हम अपने पुराने ज़माने में रहते थे, हमारे ग्लोरियस पास्ट, हमारे ट्राइबल चीफ, हमारे राजा, उसके टाइम पे जैसे हम रहते थे खूब शान और शौकत के साथ में, उसी तरह से रहो, एक ही जगह पे रहो, फार्मिंग करो, कल्टीवेशन करो, ये सब इसने कहा। बहुत अच्छी चीज़ें कही इसने। मतलब सिर्फ इसमें अपने लोगों का उद्धार भी कर रहा था, अच्छी चीज़ें भी ला रहा था और ब्रिटिशर्स से के चुंगल से बाहर भी निकाल रहा था। तो अच्छे काम भी बहुत थे इसमें। हर वर्ड जो बिरसा मुंडा कहता था, उसकी पूरी कम्युनिटी, उसके पूरे ट्राइबल्स, उसकी पूरी कबीले के आदिवासी लोग सब फॉलो करते थे। ब्रिटिशर्स डरते थे, बिरसा मुंडा के नाम से कांपते थे और मुंडा राज एस्टैब्लिश करना चाहती थी ट्राइब्स। तो एज दी जैसे जैसे ये एजिटेशन बढ़ता गया, ब्रिटिशर्स डरते गए और उन्होंने बिरसा मुंडा को एक झूठे आरोप में, नकली आरोप में फ्रेम करके उसको कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा डाल रहा है। उसको अरेस्ट कर लिया गया 1895 एडी में। 1897 एडी में 2 साल बाद उसको छोड़ दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया और उसने रीजॉइन कर लिया अपना पब्लिक अवेयरनेस मूवमेंट को और सफ़ेद फ्लैग से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। डिकूज के खिलाफ, यूरोपियंस के खिलाफ, आउटसाइडर्स के खिलाफ, बाहर वालों के खिलाफ। बाहर वालों को क्या बोलता था? यूरोपियंस को, अंग्रेज़ों को डिकूज, आउटसाइडर्स के खिलाफ ये चलता रहा एजिटेशन। 1900 एडी में बिरसा मुंडा जो थे उनका देहांत हो गया, नहीं रहे। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट उसके बाद से थोड़ी स्लो हो गई और ब्रिटिशर्स को अच्छा मौका मिला कि अब बिरसा मुंडा जो नहीं रहा तो अब हम अपना एम्पायर एक्सपैंड कर दें। बिरसा मुंडा मूवमेंट भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में अगर हम देखें तो कुछ आइडियल्स के साथ में चले थे ये लोग। समाज में कुछ जो बुरी आदतें थी उसको समाप्त करके नए विचार, नए चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करी गई। साफ, स्वच्छता, पुराने गौरव के ऊपर वापस आ जाओ, पुराने गौरव की तरह रहो और ये लैंड हमारा है। शराब, दारू ये सब मत पियो, बुरी आदतें छोड़ दो, साफ स्वच्छता। तो इस तरीके से कल्टीवेशन करो, फार्मिंग करो, एक जगह पे रहो। तो कुछ आइडियल्स के साथ में चले। पीपल को लिबरेट किया, कम्युनिटी एक्सप्लॉयटर्स से लिबरेट किया। तो इस तरीके से कुछ अच्छे काम करें। और मुंडास जो है वो इनविंसिबल हो गए, मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता था, टायरनी नहीं करी जा सकती थी, उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं करा जा सकता था। इनविंसिबल कर दिया, इतने मजबूत कर दिया, एकता ले आए उनमें, सब में, आदिवासियों में। पूरे 400 स्क्वायर माइल्स के एरिया में जितने भी आदिवासी थे सब में एकता ले आया। ऐसा
उसका प्रभाव था, ऐसी उसकी ताकत थी, ऐसा उसका चीज़ें थी बिरसा मुंडा की। और विमेन को मूवमेंट में उसने प्रमुख रोल दिया, उसने वुमेन से भी मूवमेंट में भाग करवाया, ताकि विमेन ने भी ज्वाइन करा इसकी मूवमेंट को। सिर्फ आदमी नहीं, बच्चे बूढ़े जवान, अगर औरत आ जाती हैं, औरतें आ जाती हैं, तो बच्चे बूढ़े जवान सब आ जाते हैं। तो मूवमेंट जो है वो उसमें लो लेवल हेट्रेड जो थी वो सब हटाई गई, और डेवलपमेंट जो था वो उसमें प्रमुख था। वायलेंस भी होती थी, बहुत ओकेजन्स पे वायलेंस होती थी, लेकिन अच्छा ही था। फिर हम आते हैं 1831 से लेके 1832 एडी, द कोल आदिवासी रिवोल्ट हुआ। मतलब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं उस एरिया की, उस टाइम की, सॉरी, जो उस पीरियड में हुआ 1757 से लेके 1857 एडी तक आदिवासी रिवोल्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो 1831 से लेके 1832 पे द कोल आदिवासी रिवोल्ट हुआ, ठीक है। फिर 1855 एडी में संथाल रिवोल्ट हुआ। 1910 ये उस पीरियड के बाद में है। 1910 में बासिर रिवोल्ट हुआ छत्तीसगढ़ में। 1940 एडी में, ये भी उस पीरियड के बाद में है, वारली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र में। तो जो ये, लेकिन ये सारे के सारे ये आदिवासी रिवोल्ट्स हैं। 1879 से लेके 1889 तक कोया मूवमेंट हुई। फिर ईस्ट गोदावरी रीजन आंध्र प्रदेश में, और इसने कॉर्पुर, मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा को भी इफेक्ट किया। इसका लीडर था कोंडा डोरा, जो किंग ऑफ मलकांगिरी कहलाता था, कोंडा डोरा। पर्पस क्या था इसका रिवोल्ट का, कि ये कोया मूवमेंट का, सॉरी, ये था ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ आदिवासी जो है, ये फॉरेस्ट के ऊपर पूरा इनका ही राइट है, इनका ही कब्जा है, ये चाहते थे। ये मूवमेंट जो थी ख़त्म हो गई जब कोंडा डोरा नहीं रहे, जब उनका देहांत हो गया। वो देहांत हुआ पुलिस के साथ लड़ाई में। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पर आ गए हैं। कोई भी नेक्स्ट वीडियो तक चलिए, गुड बाय, अंटिल वी मीट अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।